हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूलिमिनिसेंस पर। आज का वीडियो होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जो टॉपिक मैंने उठाया है ये आया है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से। तो सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है HAP, उसका ये टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फिर चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और आगे का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा बॉडी ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में गैसेस को एक्सचेंज करता है, जो कि ऑक्सीजन का इंटेक करवाता है और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवाता है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होना ज़रूरी है क्योंकि हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन हमें इस पूरे एटमॉस्फेयर से कौन लेकर देता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा और भी मोर फंक्शंस हैं इसके, लेकिन ये जो है इम्पॉर्टेंट मेन प्राइमरी फंक्शन है, इसीलिए हमने इसी के बारे में बात की। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आते हैं नोज, नेजल कैविटी और फेरिंग्स। लोअर में आते हैं लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये हो गए। देखने में रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखें तो ये आपका अपर पोर्शन है, अपर पार्ट्स हैं ये। अपर पार्ट्स जैसे कि ये है आपकी नाक, नोज के बाद ये वाला जो पार्ट है इसे हम कह रहे हैं नेजल कैविटी। नाक के अंदर वाला जितना पार्ट है वो है नेजल कैविटी। और आगे हम बढ़ते हैं तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है फेरिंग्स। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर पार्ट में। यहाँ आ गए हम, यहाँ से जो गिनते हैं वो लोअर में आ जाता है। ये हो गया हमारा लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया कन्वर्ट हुए, यहाँ पे डिवाइड हुए तो ब्रोंकाई में लेफ्ट राइट अलग अलग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और लास्ट ये हो गया आपके पूरे लंग्स। कुछ इस तरीके का आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई देता है। अब हम हर एक ऑर्गन के बारे में डिटेल जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहला ऑर्गन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी नाक, नोज जो है उसका स्ट्रक्चर सब जानते हैं। ये एक प्रोजेक्शन की तरह हमारे मुंह से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत ही गंदी सी नाक बनाने की कोशिश की है। ये वाला जो पार्ट है नाक का, मैं यहाँ पर डायग्राम भी लगा देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ये जो बीच का पार्ट आता है इसको हम कहते हैं सेप्टल कार्टिलेज। इसको हम कहते हैं, ये जो साइड का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एलर कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है? एंटेरोलैटरल व्यू है। इसके बाद ये आपकी नेजल कैविटी है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि नेजल कैविटी में जो ध्यान रखने लायक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम नाक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नाक के इम्पॉर्टेंट काम क्या है, नाक हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो स्मेल के लिए मेजर फंक्शन वही है, मतलब मेजर ऑर्गन वही है, ये तो है ही। इसके अलावा ये क्या करती है? मेन मेजर फंक्शंस होते हैं नोज़ के। सबसे पहला वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड फिल्टरिंग द इनकमिंग एयर। हमें पता है कि जो हवा हम ले रहे हैं वो लंग्स में जा रही है, तो उसको वार्म करना ताकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन रहे, उसको मॉइस्चन करना और साथ ही साथ उसको फिल्टर करना नाक का काम है। डिटेक्टिंग ऑल फैक्ट्री स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, यानी कि वही आपकी जो स्मेल के लिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं या कोई भी केमिकल मोइटीज़ होती हैं उनके लिए एक स्टिमुलस एक्टिवेट करने का काम भी नाक का ही होता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग स्पीच वाइब्रेशंस एज दे पास थ्रू द लार्ज हॉलो रिस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग चैम्बर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीच होती है उसको चेंज करती है ये नोज़। क्यों चेंज करती है? क्योंकि जो कैविटीज़ होती हैं, हॉलो कैविटीज़ या चैम्बर्स जो होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, हमारी स्पीच में वाइब्रेशंस में चेंजेस आते हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह से हमारी स्पीच बदल जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा हम कहते हैं हिमेश रेशमिया जी नाक से गाते हैं। क्यों नाक से गाते हैं? क्योंकि वो जो कैविटी है, जो रेजोनेटिंग चैम्बर्स हैं, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ बदल रही है। नेक्स्ट है नेजल कैविटी। देखो, नेजल कैविटी क्या है? ये एक लार्ज स्पेस है इन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल।
that lies inferior to the nasal bone and superior to the oral cavity. It is lined with muscles and mucous membrane. मतलब ये कहाँ होती है? ये हमारी नेजल बोन जो होती है, कौन सी वाली? नेजल बोन। नेजल बोन की इधर देखिए, नेजल बोन ये रही, इसके नीचे तरफ यहाँ, और ओरल कैविटी के ऊपर, यानी इस तरफ जितना पार्ट है ये वाला, ये आपका क्या हो गया? ये वाला, ये हो गया आपके नेजल कैविटी। अब ये जो नेजल कैविटी, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इसके अलावा एक स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं नेजल कॉन्काई। ठीक है, नेजल कॉन्की क्या होते हैं? उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। नेक्स्ट है आपका नेजल वेस्टिब्यूल। इसके अलावा यहाँ पर फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन के पीछे तरफ जो आपको हॉलो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फ्रंटल साइनस। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक थ्रोट है ना, जिसको हम कहते हैं थ्रोट, वो फेरिंग्स ही होता है। फेरिंग्स क्या है? एक फनल, एक तरह का फनल है। ठीक, फनल स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, हमारी नेजल कैविटी वाले पार्ट को आगे लैरिंग्स से जोड़ता है, ताकि क्या करे, सभी चीज़ें आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, ये फेरिंग्स का मेन काम है। नेक्स्ट आता है लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में फर्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कह लीजिए। ये क्या है? एक शॉर्ट पैसेजवे है जो कि कनेक्ट करता है लैरिंजियोफेरिंग्स को ट्रेकिया से। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड लाइन ऑफ द नेक इंटीरियर टू द ईसोफेगस, यानी कि ये आपके नेक के बीच में होता है और आपके ईसोफेगस से आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जो एंड द फोर्थ थ्रू 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। लैरिंग्स का मेन काम क्या होता है? ये वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनसे आवाज़ें निकलती हैं, अलग अलग साउंड्स आते हैं। अगली चीज़ आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया कह लीजिए या विंड पाइप कह लीजिए। ट्रैकिया और विंड पाइप इज अ ट्यूबुलर पैसेज वे फॉर एयर दैट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कि ये क्या है? ये एक रास्ता है, एक पैसेज है जिससे एयर ट्रैवल करती है। 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस के आगे तरफ प्रेजेंट होती है। कहाँ तक को एक्सटेंड होती है? ये लैरिंग्स से शुरू होती है और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री तक जाती है। इतनी लेंथ तक मतलब ये जाती है। और ट्रैकिया जो है आगे कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंकाई में। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ब्रोंकाई ही आ रहा है। एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द 5th थोरैसिक वर्टिब्री, यानी कि हमने 5th थोरैसिक वर्टिब्री जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर आपका ट्रैकिया डिवाइड हो जा रहा है। किसमें? ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई क्या है? थोरैस जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया के डिविजन्स हैं, एक लेफ्ट तरफ जाता है, एक राइट तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे कि ये फ्लो है। ये फ्लो मैंने बताने की कोशिश की कि ट्रैकिया डिवाइड हुआ बना प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुए बने सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हुए बने टर्शरी, और ऐसे कर करके ब्रोंक्यूल्स बने जो फाइनली आपके पहुंचेंगे एल्वियोलाई तक। नेक्स्ट और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? ये पेयर्ड कोन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय हार्ट एंड द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ मीडियास्टेनम विच डिवाइड्स द थोरैसिक कैविटी इनटू 2 एनाटॉमिकल डिस्टिंक्ट चैम्बर्स। यानी कि क्या, जो थोरैसिक कैविटी है उसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये हार्ट और बाकी अदर स्ट्रक्चर्स के थ्रू बीच में से डिवाइडेड होते हैं और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी जो थोरैसिक कैविटी है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड हो। ठीक है, अब लंग्स के अंदर अगर मैं बात करूं कि हम 2 जगह की बात करें तो एक हमारा लेफ्ट लंग होगा, एक राइट लंग होगा, और दोनों में ही ना बड़ा मेजर सा डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बात करूं राइट लंग की, राइट लंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। इसमें क्या होता है? 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब,
मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, है ना। और फिशर्स होते हैं, ग्रूव्स टाइप के होते हैं, ऐसे खांचे जिनको कहना चाहिए मुझे हिंदी में, है ना। तो इस वाले को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर और इस वाले को कहते हैं ऑब्लिक फिशर, जिसका मैंने नाम मेंशन नहीं किया, इसको ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ये एपेक्स होता है ऊपर वाला पार्ट। अब देखो तुम अगर देखोगे लेफ्ट लंग को, लेफ्ट लंग बिल्कुल डिफरेंट है राइट से, है ना। लेफ्ट वाले में सिर्फ 2 ही लोब्स दिख रहे हैं आपको, और इन 2 लोब्स में ये सुपीरियर हो गया, ये इन्फीरियर हो गया, ये बीच वाला ऑब्लिक फिशर हो गया। कोई हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं, कोई मिडिल लोब नहीं। क्यों नहीं है यहाँ पे मिडिल लोब या ये सब? क्योंकि ना यहाँ पर इस एरिया पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। कार्डियक नॉच मतलब क्या, लेफ्ट लंग जो है उसके इस तरफ यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट के लिए एक स्पेसिफिक एरिया प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। तो इसलिए इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट वाले का, ठीक है। अब देखो लंग्स का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, पर लंग्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं? गैसेस एक्सचेंज होती हैं एल्वियोलाई की मदद से। एल्वियोलाई की मदद से कैसे? देखो जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर गैसेस का फ्लो, है ना, ये ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल से होता हुआ ये जो एयर होता है वो कहाँ पहुँचती है? सीधे आपके एल्वियोलाई में पहुँचती है। एल्वियोलाई कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे कप शेप्ड या छोटे छोटे पॉकेट्स कह लो, जो कि हमारे लंग्स में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्यों प्रेजेंट है? ताकि गैसेस एक्सचेंज कर सकें। अगर मैं बात करूं किताबी भाषा में तो क्या है? एन एल्वियोलस इज अ कप शेप्ड आउट पाउचिंग लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड सपोर्टेड बाय अ थिन इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन। एन एल्वियोलर सैक कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एल्वियोलाई दैट शेयर अ कॉमन ओपनिंग। मतलब क्या कि अगर ये देखो अंगूर जैसा दिख रहा है आपको, ये पूरा जो गुच्छा है इसे हम कहेंगे एल्वियोलर सैक, है ना। ये पूरा इकट्ठा होके बन गया एल्वियोलर सैक। एक को हम कहेंगे, एक गोले को हम कहेंगे एल्वियोलाई, और यहाँ से जो डक्ट्स इसको पास कर रही है एयर, उसको हम कहेंगे एल्वियोलर डक्ट। अब देखो होता क्या है, यहाँ से एयर आया, है ना, एयर आके इनमें जाएगी, और एयर जब इनमें आएगी तो क्या होगा, वो एयर के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। ध्यान से समझना मेरी बात को, इस एयर में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। तो ये जो एल्वियोलाई है ना, इनकी लेयर बहुत थिन होती है। इस थिन लेयर पे इस तरीके से देख रहे हो, ये इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल्स इस तरीके से इस पर चढ़ी हुई होती है, एकदम सट के एक दूसरे के आसपास एडजेसेंट होती हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है? आपके ब्लड में चली जाती है। कहाँ? आपका जो ब्लड है ना, उसमें आपकी ऑक्सीजन चली जाती है, और इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये मेन काम होता है किसका? एल्वियोलाई का, ठीक। अभी नेक्स्ट आता है कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। देखो मैं बहुत शॉर्ट में मैंने इसका एनाटॉमी पढ़ाया है, जो लोग लॉन्ग में चाहते थे उनके लिए मैं अलग वीडियो बना सकती हूँ अगर वो चाहते हैं तो। ये मैंने उनके लिए बनाया है जो अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन हो तो रहा है, पर कैसे हो रहा है? मैकेनिज्म क्या है? देखो द प्रोसेस इन विच एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग, ठीक है। ये ब्रीदिंग कहलाती है जब हम लंग्स से एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस, वन इज इंस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर खींचना, और एक्सपायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। अब इंस्पायरेशन कैसे होता है? अब देखो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों चीज़ों में ना हमारी बॉडी में सिर्फ लंग्स ही नहीं काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं, जैसे डायफ्राम, है ना, पूरी तरह से केज, सब काम कर रहा है। तो हम उन्हीं को समझेंगे कैसे इंस्पायरेशन हो रहा है, कैसे एक्सपायरेशन हो रहा है। देखो मैंने साइकिल से समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू समझाने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। ये समझो नॉर्मल कहानी है ना, यहाँ पे इंस्पायरेशन ना एक्सपायरेशन हुआ। उस वक्त एल्वियोलर प्रेशर कितना था? 760 mmHg। इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना था? 756 mmHg, ठीक है, इतना है। अब हमें क्या करना है? इंस्पायरेशन होगा पहले। इंस्पायरेशन यानी कि हमको सांस को अंदर खींचना है। आपने फील किया होगा जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपकी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है ना, आपको बस हम फूल रहे हैं, हमारा सीना फूल जाता है।
तो वो कैसे होता है, देखो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको अंदर लेने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं इंस्पायरेशन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे आपको एनर्जी लग रही है, ठीक है, मतलब खुद से नहीं हो रही, वो आपको करना पड़ रहा है। और मुझे कहना चाहिए वैसे तो ये इनवॉलेंट्री है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता, आपको पता भी नहीं चलता पर आप सांस ले रहे होते हो, है ना, लेकिन तब भी हमारी बॉडी तो काम कर रही है ना। नेक्स्ट क्या है, इसमें होता क्या है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर जब हमारे थोरेसिक कैविटी में भर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है और इससे क्या होता है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। प्रेशर डिक्रीज कैसे हुआ, ये देखो यहाँ था 760, यहाँ कितना हो गया 758, और यहाँ पर था 756, यहाँ कितना हो गया 754। कम क्यों हुआ, प्रेशर कम क्यों हुआ, सोचने की बात है ना, एयर तो ज़्यादा अंदर गई पर हमने एरिया भी तो बढ़ा दिया, एक्सपैंड कर रहे हैं हम, लंग्स हमारे एक्सपांड हो गए तो वहाँ पे एयर ज़्यादा भरी तो प्रेशर कम हुआ, ठीक है। अब आगे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम फर्दर इंक्रीजेज द साइज, यानी क्या होगा, जो डायफ्राम है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा कुछ इस तरीके से, ये अपने आप को नीचे की तरफ खींचेगा तो और ज़्यादा थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी और इससे क्या होगा, लंग्स भी एक्सपांड होंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन यानी कि सांस को बाहर छोड़ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं उसको हम एक्सपायरेशन या एक्सलेशन कहते हैं, और हाँ इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हम थे, ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एक्टिवली हमने सांस अंदर खींची, अब अंदर खींच ली तो अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, है ना, दम घुटता है वरना हमारा। इट अकर्स व्हेन द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज, ये कब होता है, जब थोरेसिक कैविटी छोटी हो जाती है और एयर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए एयर प्रेशर, यहाँ पे एल्वेलर प्रेशर कितना है, यहाँ पे एल्वेलर प्रेशर बढ़ा 762 mmHg और इंट्राप्लूरल प्रेशर 756 mmHg, वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इसके वजह से क्या होता है, जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ पुल होती है और इस वजह से थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ ये जो आप ऐसे डायफ्राम देख रहे हो ये भी अपने आप को इस तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें दो ही चीज़ आती है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब देखो इसमें एक और चीज़ होती है गैसेस एक्सचेंज, वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि वो इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से केमिस्ट्री समझनी होती है, तो उसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।